Good evening, sir. Good evening, guys. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. How are you guys? Fine, sir. Fine, sir. क्या हुआ ध्रुव? एनर्जी इतनी लो कैसे है? आई थिंक हमने लास्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट किया था, ऐसे ही ना? Yes, sir. हेलो अर्पित। और आई थिंक होमवर्क में पूरे वर्कशीट दिए थे। Yes, Yep. sir. ठीक है, Yes, sir. कर ली तुमने? Yes, sir. Yes, sir. चलो, डाउट्स है कुछ? एक ही क्वेश्चन है. Sir, easy thing है sir. डाउट्स जो हम पूछना शुरू करो सब लोग। Sir, एक सेकंड देखता हूँ. सर फिफ्थ क्वेश्चन था सर. क्वेश्चन नंबर 5 से पहले कोई डाउट किसी का? The third question. थर्ड Yes, sir. थर्ड से पहले किसी का डाउट? सर 12. लाइन से तो पहले थर्ड देख लेना, किसका डाउट है थर्ड? Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। थर्ड मुस्कान, तुम्हारा डाउट है क्या? Yes, sir. ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या था? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जो कहानी है बेसिकली of a city bills its customer according to the function given by y is equal to 12x plus 500. y is equal to 12x plus 500. तो ये क्वेश्चन क्या बता रही है, अभी आगे समझाएगा। where y is the amount reflected by the bill and x is the number of units consumed. तो यहाँ आएंगे तुमने कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की, और y बिल है तुम्हारा। तो जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा बिल आएगा। सिंपल सा फंडा है। x में तुम्हें डालना है यूनिट्स, कितनी बिजली कंज्यूम हुई है, और y में अमाउंट आएगा, रुपीज में आएगा। कह रहे हैं कि if Alex consumed 750 units in a particular month, find his bill amount. तो 750 क्या दे रखा है उसका? Yes, sir. 750 क्या हो जाएगा यहाँ पर? Sir, amount है उसको X में ले लेंगे. x नहीं, x में तो है इलेक्ट्रिसिटी और y में है अमाउंट। तो पूछा क्या गया? अमाउंट पूछा गया, y पूछा गया है, और x गिवन है। x से तो है कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, तो क्वेश्चन में दे रखी है कि 750 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज की है उसने। तो इसका मतलब x की वैल्यू है 750। जब x में तुम 750 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। y तो अमाउंट है, वही पूछा गया है, बता देंगे हम। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? x को पुट कर दो, 12 into 750 प्लस 500। अब तो बस कैलकुलेशन है, ऐसा करोगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 9000 यस सर. प्लस 500, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9500 रुपीज। ठीक है, आ गया मुस्कान? Yes, sir. चलो नेक्स्ट डाउट, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 है। ये तो कई लोगों का डाउट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 किसको आ गया है? क्वेश्चन नंबर 5 किसको आ गया है? सर शायद अभी. कौन बोल रहा है? सर अनिश. बताओ। सर मैंने आपको सेंड किया था ना. मैं क्वेश्चन नहीं देख पाता हूँ, मैं तो ऊपर ऊपर देख लेता हूँ कि हाँ सब कुछ किया है नहीं किया है। ओके सर. सर इसमें ये था ना कि x जो है वो -6 से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, ऐसे ही x 4 से छोटा होगा या इक्वल होगा, और y -2 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, और y 6 से छोटा होगा या इक्वल होगा। सर ये दिया हुआ है और इक्वेशन दी हुई है। तो इसके अंदर, इस रेंज के अंदर वाली वैल्यूज को पुट करके देखना है कि कितने आंसर्स आ रहे हैं। तो कितने आ रहे हैं बताओ? सर 5 आए हैं। कौन कौन सा? सर 0, 5, सर 0 and 5, -4
and 3, -2 and 4, 2 and 6, and -6 and 2. आई गेस सही होंगे, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नॉर्मल इक्वेशन दे रखी है, इसका सोल्यूशन पूछ रहा है। तो आई गेस ये अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होगा तो सब लोग कर देंगे। देखो करते हैं, इतना होता तो सब लोग कर देंगे कि हाँ 2 सोल्यूशन निकाल देंगे। लेकिन अभी इसने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि x की वैल्यू -6 से 4 के बीच में ही लेनी है। सिर्फ 4 के इक्वल हो सकती है, -6 के भी इक्वल हो सकती है, और इसी के बीच में होगी। -6 से छोटी नहीं हो सकती और 4 से बड़े नहीं हो सकती। साइंस में लोग समझते हो ना, x is less than or equal to 4, greater than or equal to -6, और ऐसे ही जो y है that is less than or equal to 6, greater than or equal to -2। ठीक है। क्वेश्चन में एक और बात कही है कि what are the integral solutions। सिर्फ इंटीजर सोल्यूशन पूछे। इंटीग्रल मतलब है सोल्यूशन जो इंटीजर्स हो, तो हमें फ्रैक्शन वाले सोल्यूशन भी नहीं लेने हैं। अब हमें बताना है कि सोल्यूशन के क्या-क्या, इस इक्वेशन के क्या-क्या सोल्यूशन पॉसिबल है। तो हमने कहा ठीक है, पुट करके देख लेंगे। तो कहीं तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी एंड पॉइंट से। तो हमने कहा y की वैल्यू हम रख के देखना शुरू करते हैं, x की आया करेंगे। तो हमने कहा y 6 लेके देख लेते हैं। टेबल बना देता हूँ, मैं y की वैल्यू ले रहा हूँ, कोई चाहे तो x की शुरू कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं y से कर रहा हूँ, y की वैल्यू को मैंने ले लिया है 6। अब देखो अगर y 6 आएगा, देखो x क्या आ जाएगा, x -12 + 10 = 0, और यहाँ से आ जाएगा x = 2। तो एक सोल्यूशन तो आ गया 2,6, क्योंकि x देखो इसी के बीच में तो आ रहा है, -6 और 4 के बीच में 2 आ रहा है, तो ये x की वैल्यू हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही बैठ रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है। हमें ध्यान रखना है कि दोनों वैल्यू गिवन इंटरवल में ही लाई करें, कि इस -6 से 4 के बीच में x और -2 से 6 के बीच में y। ठीक है, तो एक सोल्यूशन हमें समझ में आ गया। ऐसे हमने कहा y की दूसरी वैल्यू लेके देखते हैं, 5 लेके देखते हैं। 6 से बड़ी तो ले नहीं सकते, 6 से छोटी ही लेंगे। 0 आएगा। ठीक है, पहला तो ये हो गया। हमने y की वैल्यू को लिया एक बार 5, तो देखो x -10 + 10 = 0, और यहाँ से आ जाएगा x = 0। 0 भी चलेगा, इसी के अंदर आ रहा है, 4 से छोटा और -6 से बड़ा है। एग्रीड? यस सर। ठीक है, तो ये भी ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा y को और कम करके देखते हैं, 5 रख लिया, 4 रख के देखते हैं हम। जब 4 रख के देखेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, x -8 + 10 = 0, और यहाँ से x = -2 आ जाएगा। -2 भी चलेगा क्या, देख के बताओ। x की वैल्यू -2 चलेगी, इक्वल हो सकता है सर, उसके नीचे अरे वो x की साइन वैल्यू जो है उसकी वजह से। x की वैल्यू तो -6 तक हो सकती है, तो -2 बिल्कुल हाँ, चलेगा। x -2 -6 से बड़ा होता है, 4 से छोटा होता है, ये भी ठीक है। ऐसे अगली x y की वैल्यू क्या रख के देखेंगे, और कम करके 3 रख के देखेंगे। जब तुम y की वैल्यू, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, y की वैल्यू 3 रखोगे तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। -4 चलेगी, यस चल जाएगा, वो भी तो है, 4 से छोटा -6 से बड़ा, तो ये भी ठीक है। फिर हम y की वैल्यू 2 रखेंगे। जब तुम ऐसा करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -6। -6 पे चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इसके बाद नहीं चलेगा। अगर तुम y की वैल्यू 1 रख दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -8। -8 से छोटा हो जाएगा, इसलिए हम वो सोल्यूशन नहीं लेंगे। ये हो गए हमारे सारे सोल्यूशन जो कि पॉसिबल है अंडर गिवन कंडीशन। ठीक है, सिर्फ इंटीग्रल सोल्यूशन और इनके बीच में। सबको बात समझ में आ गई यहाँ पर? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला डाउट 9 7 भी है। 7 किसका है? सर मेरा चिराग। 7 जैसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ बार बार, ये क्वेश्चन जरूर आएगा तुम्हारे एग्जाम में ऐसा। तो चिराग ने बता तो रखा है कि अगर 1,5 एक इक्वेशन का सोल्यूशन है तो हम क्या करेंगे। एक सोल्यूशन इक्वेशन में क्या करता है चिराग? हाँ बताओ, अगर हमें सोल्यूशन इक्वेशन का सोल्यूशन पता है तो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो सेटिस्फाई करते हैं। चिराग तुम क्यों नहीं बोल रहे हो?
Chirag, I'm waiting for your answer. सर आवाज आ रही है? आ रही है? सर मेरा पता नहीं माइक बीच में अटक गया था। नहीं, मैं तो इस क्वेश्चन को नहीं पूछ रहा हूँ, जनरल पूछ रहा हूँ। अगर हमें किसी क्वेश्चन का सलूशन पता है तो सोल्यूशन का हम क्या कर सकते हैं? सर सॉल्व मतलब सर इक्वेशन जो होगी उसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। बस वही तो करना है। कोई अगर ये सॉल्यूशन है इक्वेशन का तो बोलना भी सीखो कि ये 1,5 इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। इफ यू पुट x is equal to 1 and y is equal to 5 तो LHS और RHS इक्वल आ जाएंगे। तो x में 1 पुट कर दो तो k into 1 k हो जाएगा, y में 5 पुट कर दो प्लस 20 is equal to 25। कितना इजी हो गया, k is equal to 5, खत्म बात। ठीक है, ओके सर। चलो सर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है ऐसा? The opposite angles of parallelogram are this and this. Graphically represent the relation between x and y. Opposite angles के बारे में तुम क्या जानते हो parallelogram के? Opposite angles are equal. Opposite angles of parallelogram are equal. क्लास 8 में चैप्टर पढ़ा था हमने क्वाड्रिलेटरल, उसमें प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पैरेललोग्राम की। और भी कुछ प्रॉपर्टीज याद है? 3 बहुत मेजर प्रॉपर्टी याद कराई थी मैंने। और कोई प्रॉपर्टीज याद है पैरेललोग्राम की? Adjacent angles are complementary. सप्लीमेंट्री और Opposite sides are equal. And parallel. वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर दो एंगल दे रखे हैं, तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 2x minus 8 will be equal to 3y plus 22। सर कैमरा ऊपर कर लीजिए, सर दिख नहीं रहा है। तो दोनों एंगल दे रखे हैं, दोनों ऑपोजिट एंगल हैं, so they will be equal। 2x minus 8 will be equal to 3y plus 22। This gives a relation between x and y। बेसिकली हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल गई जो x और y में रिलेशन रिप्रेजेंट कर रही है। 2x minus 3y is equal to 30। ठीक है? Yes. अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राफ से दिखा दो, इसका ग्राफ बना देंगे। तो अभी दो सॉल्यूशन निकाल दो और प्लॉट कर दो। दो सॉल्यूशन को निकाल सकते हो इसके? 15 and 0 15 and 0, ठीक है। Minus 18 and 2 क्या? 0 18 and 2 18 and 2, ओके। 0 और क्या बोला? आई थिंक 0 and -10। Yes, sir. आई थिंक ये तो सॉल्यूशन लेना आसान है क्योंकि स्केल 5 का स्केल मान लो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5। Yes. आने से बन जाएगा। 15 का मतलब हो गया 5 10 15 ये हो गया और -5 -10 ये हो गया। 2 पॉइंट मिल गए, ज्वाइन कर दो, दिस विल बी द ग्राफ। सिंपल है। चलो नेक्स्ट आउट। सर मेरे को थोड़ी सी ज्यादा डाउट है सर, मेरे को 12 से 15 तक डाउट था। सर 15 सर अभी 12 क्वेश्चन कर रहे थे। क्या? सर आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? ये 9th हो रहा था अभी। ओके सर। सर 11 11 किसका आउट है? 11 श्रेय सर मेरा भी है। कह रहा है if point -1, 3 is the point of the intersection of lines this and this, find the value of p। देखो मैंने बता रखा है कि तो अननोन वाले क्वेश्चन दो तरीके से बोल देगा कि ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है या लाइन पे लाई करता है। दोनों एक ही बातें हैं। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो उसका सॉल्यूशन ही तो होगा इक्वेशन का। एग्री? Yes, sir. तो दोनों एक ही बातें हैं, बस लैंग्वेज का फर्क है, अलग अलग तरीके से बताने का फर्क है। अभी इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा मैंने और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अच्छा क्वेश्चन है काफी। कह रहा है एक पॉइंट है वो दो लाइंस के इंटरसेक्शन पे लाई करता है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? अगर वो दो लाइन के इंटरसेक्शन पे लाई करता है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट दोनों लाइन पे लाई करता है। Yes. पॉइंट दोनों ही लाइन पे लाई करता है, इंटरसेक्शन में ना, इसमें भी है पॉइंट और इसमें भी है। अगर वो पॉइंट दोनों लाइन पे लाई करता है तो क्या वो दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा? Yes, sir. सर ठीक है, तो हम पहले इक्वेशन को सैटिस्फाई कराएंगे तो उससे k की वैल्यू आ जाएगी और दूसरी इक्वेशन को कराएंगे तो उससे p की वैल्यू आ जाएगी। दो स्टेप में करना पड़ेगा इसको। पहले इक्वेशन ये है
तो हम कह सकते हैं कि -1,3 जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पुट कर दो वैल्यू, x में -1 ये -2 हो जाएगा और y में 3, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें k मालूम चला है। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, kx, मैं k की वैल्यू रख दे रहा हूँ 7x प्लस py प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करता है तो इसके इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर x और y में वैल्यू पुट कर दो, -7 प्लस 3p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आई होप तुम लोग इसको सॉल्व करना जानते हो। -7 प्लस 1 -6 हुआ, उस तरफ जाके +6 हो गया। 3p इज इक्वल टू 6 एंड p इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? Yes, sir. So yeah. आ गया श्रेय? But Yes, sir. ओके, हाँ अब बाकी सारे डाउट्स आरिल के हैं। आरिल ये कह रहा है yes, sir. 13. तो सारे कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस ही हैं। कह रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन enclosed by the lines x is equal to 0, y is equal to 0 and x plus y is equal to 2। क्या हमने डिस्कशन किया है कि x is equal to 0 क्या होता है? मुझे याद नहीं हमने डिस्कशन अच्छे से किया है कि नहीं किया है। x is equal to 0 का डिस्कशन हुआ है कि नहीं हुआ है? नो सर, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। x is equal to कांस्टेंट का डिस्कशन तो हुआ है। सर अगर x is equal to 0 तो y एक्सिस ही होगी। वेरी और गुड, अगर उसकी वो बनाओगे तो बिल्कुल अच्छा ऑब्जर्व किया है निमेश ने। x is equal to 0 is the equation of y axis। तो x is equal to 0 क्या होता है? पहले तो पॉइंट नहीं समझना, हमेशा ध्यान रखो x is equal to constant is a line। 0 भी तो एक कांस्टेंट है, तो ये तो पक्का है कि एक लाइन होगी। x is equal to constant, एक लाइन होती है पैरेलल टू y axis, और जो कांस्टेंट होता है वही तो दिखाता है y axis से डिस्टेंस कितनी है। x is equal to 2 का मतलब क्या होता है? एक लाइन जो y के पैरेलल है और 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है y एक्सिस से। ऐसे ही x is equal to 0 क्या हो जाएगा? एक लाइन है जो y के पैरेलल है और y से 0 दूरी पर है। y से 0 डिस्टेंस मतलब y खुद ही हो गया। तो x is equal to 0 रिप्रेजेंट्स y एक्सिस। ऑब्जर्व कर सकते हैं कि y एक्सिस पे हर एक पॉइंट पे वैसे भी x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, yes sir. अर्पित रिकॉर्डिंग रात तक आ जाती है, यूजुअली 8 बजे तक। समझ गए? ऐसे ही y इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होगी? y इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होगी? सर x एक्सिस की। ये लाइन है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि x0 y0 ये पॉइंट हो गया, बाकी पे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ये तीन लाइनों की इक्वेशन दे रखी है। x इक्वल टू 0 पहली लाइन y एक्सिस, y इक्वल टू 0 दूसरी लाइन x एक्सिस, अब तीसरी लाइन है x प्लस y इक्वल टू 2। इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, एक 2,0 हो जाएगा, एक 0,2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों से कौन सा एरिया बना? अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो इन तीनों से एरिया बना ये ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं इजीली, हाफ बेस इनटू हाइट फार्मूले से। ये हो गया बेस, इसकी लेंथ कितनी हो गई? 2। हाइट कितनी हो गई? 2। बस फॉर्मूला लगा दो, हाफ बेस इनटू हाइट एरिया हो गया, हाफ 2 इनटू 2 हो जाएगा 2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, सही था। सर मेरे को प्रॉब्लम अभी भी हो रही है, मेरे को एक बार वापस बताओ कहाँ पर प्रॉब्लम है? सर मेरे को पूरा ही समझ ही नहीं आया स्टार्ट, मतलब आपने जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मतलब मेरे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, उसके बाद आंसर भी नहीं आया। क्वेश्चन क्या समझ में मतलब क्वेश्चन पढ़ो और बताओ मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है। What is the area of the region enclosed by the lines x is equal to 0, y is equal to 0 and x plus y is equal to 2? ठीक है, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है, इसमें हमें निकालना क्या है? इसमें हमें लाइंस निकालनी, इसमें हमें मतलब एरिया निकालना है। पहली लाइन पढ़ना है ना, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन enclosed by the व्हाट इज lines। द क्या पूछ रहा है? तो सर मेरे को ये समझ नहीं है, इसमें पहले लाइंस निकालो या फिर इसमें एरिया निकालो? एरिया निकालने के लिए तुम्हें पता तो होना चाहिए किसका एरिया निकालना है। तो लाइंस जब तुम बनाओगे तो उससे मालूम चलेगा किस तरह का फिगर है, कि वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है। जब लाइन बनाओगे तभी तो मालूम चलेगा। हाँ सर। ठीक है,
तो ये तीन लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 2. These are three lines. Yes, sir. Agreed? तो बस हमने उन तीनों लाइनों को ड्रॉ करके देखा. पहली लाइन थी x इज इक्वल टू 0 जो कि है y एक्सिस जो यहाँ बनी हुई है. दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 0 जो है x एक्सिस जो भी यहाँ बनी हुई है. और तीसरी लाइन है x प्लस y इज इक्वल टू 2. तीनों लाइनें यहाँ तुम्हें दिख रही हैं. Yes, sir, देख लीजिए. अब इन तीनों लाइनों से इनक्लोज एरिया कौन सा हुआ? Yes, sir, 2. अरे कौन सा एरिया हुआ? ये जो शेडेड पार्ट है जो मैंने शेड किया है, Triangle. पहले तो वो तीनों लाइनों से मिलकर जो बन रहा है तो ट्रायंगल. ट्रायंगल दिख रहा है. इस ट्रायंगल और ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है. और हमने यहाँ से देख लिया कि बेस की लेंथ है 2, हाइट की लेंथ है 2, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी हाफ 2 into 2. ठीक है. थैंक्स. ओके सर. चलो क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसा ही क्वेश्चन है. इस बार हमें दो लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी. देखो ये तो आसान था. दो लाइन इसमें एक्सिस थी. एक एक्स एक्सिस ले लिया था, एक वाई एक्सिस ले लिया था और तीसरी लाइन ले ली थी. इस बार दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी. तीसरी ले ली x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 कौन से लाइन हो? हाँ एक बार मैं कर सकता हूँ इसको दो जस्ट 2 मिनट. ये वाला कि अगला वाला? सर ये वाला. नोट कर रहा हूँ. यस सर. हाँ जल्दी कर. बाकी इनको डाउट हो अभी आई थिंक आइडिया लग गया होगा. दोनों लाइंस ड्रॉ करो तब तक और देखो एरिया क्या आ रहा है. सर नेक्स्ट वाले में सर दो लाइंस बनाने की क्या जरूरत है? दो पॉइंट्स निकाल के उन दोनों को ज्वाइन करके भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है. पॉइंट्स तो है नहीं ना. कौन से दो पॉइंट्स? सर जैसे पहली इक्वेशन थी 3x - 2y = 4. ठीक है. सर उसका x 0 ले लिया और y -2 ले लिया सर. ठीक है. सर फिर दूसरी इक्वेशन का भी सर एक ऐसा ही पॉइंट ले लिया. सर उन दोनों को ज्वाइन करने पे भी तो एक ट्रायंगल ही बन रहा है. बट वो पूछा नहीं गया है ना. पूछा तो क्या है कि तीन लाइन से जो इंक्लोज हो रहा है एरिया उसका एरिया बताओ ना. तुम रैंडम पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो. नहीं सर. दोनों इक्वेशन की एक-एक लाइन बनानी थी ना. जब तीन लाइन दी गई तो तीनों लाइनों से देखो ना क्या बन रहा है. सर लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 था, भी 13 हो रहा है. लिख लिया यार. यस सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ना ऐसा ही है, बस इक्वेशंस अलग अलग हैं तो हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे बेस्ड ऑन इक्वेशन. पहली इक्वेशन है 3x - 2y = 4. 3x - 2y = 4. एक सोल्यूशन में बोल दूंगा इसका 0, -2 और एक सोल्यूशन ले लेते हैं 2, 1. एग्री? एग्रीड. 0 - 2 कहीं यहाँ हो गया और 2, 1 यहाँ हो गया. हमारी लाइन कुछ ऐसी आ गई. ठीक है. ये पहली लाइन आ गई हमारी. दूसरी लाइन क्या है? x + y = 3. x + y = 3. इसका सोल्यूशन देख सकते हैं 3, 0 है, 0, 3 है. एक अच्छी ऑब्जर्वेशन ये है कि 2, 1 इसका सोल्यूशन है. मैंने क्यों लिखा है कि 2, 1 इसका भी सोल्यूशन है और 2, 1 इसका भी सोल्यूशन है. तो ये पॉइंट दोनों में कॉमन होगा. जब तुम ड्रॉ करोगे ना ये लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट होगा 2, 1. अब तो समझ में आ रही है. 2, 1 जो पॉइंट है वो उसके इसका भी सोल्यूशन है और इसका भी सोल्यूशन है, इसीलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आ रहा है. ठीक है. अभी क्वेश्चन देखो किन तीन लाइनों की बात हो रही थी. एक ये वाली लाइन जो हमने पहले ड्रॉ करी है, दूसरी वाली लाइन, तीसरी लाइन थी x = 0 मतलब y एक्सिस. तो हमारा ट्रायंगल कौन सा बना? ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है. दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो तीनों लाइन से बन रहा है हमारी. नोट कर लेना बाद में. जो लोग साथ साथ लिखते रहते हो फिर समझ नहीं पाते हो. देख लिया करो पहले, तो मैं टाइम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. क्या तीनों लाइनों से बनता हुआ ट्रायंगल दिख रहा है? मैंने शेड कर रखा है उसको. ठीक है. अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हम देख लेते हैं बेस और हाइट. ये पॉइंट था 0, 3 और ये पॉइंट था 0, -2. इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? +3 और -2 के बीच की कितनी डिस्टेंस? 5. तो बेस हो गया 5 और देखो हाइट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी. ये डिस्टेंस कितनी है?
तो ये डिस्टेंस है जो इसका x कोऑर्डिनेट है, देखो x पे कितना चले, ये पॉइंट है 2,1, x पे कितना चले होंगे हम 2 यूनिट, तो हाइट हो गई इसकी 2। ऐसा ट्रायंगल लेटा हुआ है, इसको बेस माना है, इसको हाइट मान लिया है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, जो कि हो जाएगा 5 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, यस सर। कर लो नोट। सर डन। डन। एरिन नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसा डाउट हो सकता है, तुम कह रहे हो सारे डाउट हैं। x + 2 = 0 का ग्राफ नहीं बना पाओगे? सर सिर्फ मतलब सर सिर्फ उसमें मैक्सिमम 2 चाहिए, बट मेरे को सिर्फ एक ही समझ में आया, एक -2 + 2 क्या बोल रहे हो, ये किस तरह की 0। इक्वेशन है? x + 2 = 0 किस तरह की इक्वेशन है? ये दो सॉल्यूशन वाला थोड़ी ना है। x = कांस्टेंट नहीं है, x = -2 लिख सकते हैं। सर वैसे ही किया था सर, पर उसमें सिर्फ एक ही मिला मेरे को। अरे इसमें सॉल्यूशन थोड़े ढूंढते हैं, x = कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनाते हैं? ओके सर। क्या ओके, कैसे बनाते हैं? पैरेलल टू y एक्सिस। तो शांत रहो। अरे ना तुम ही बोल रहे हो ना। सर मैं बोल रहा हूँ सर, एक्स को सर एक मिनट सर, वो बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं सर, उस एक मिनट सर को कितना मैंने चिल्ला चिल्ला के समझाया हुआ है, कुछ पढ़ नहीं रहे हो क्या? x = कांस्टेंट ग्राफ नहीं आता, कैसा बनता है? हाँ सर आज भी डिस्कस हुआ है, मैं बताऊं बताओ कोई और। सर 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 एक लाइन और पैरेलल टू y। x = कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब तक तो सूत्र क्या याद हो जाना चाहिए था। x = -2 इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y के पैरेलल एक लाइन होगी, कहां से जा रही होगी? -2, 0 से। ये हो गई लाइन, खत्म बात। इसमें दो सॉल्यूशन थोड़े निकालने होते हैं कांस्टेंट वाले में। याद आया कुछ? यस सर। सर एक्चुअली मेरे को बार उसमें डिफिकल्टी हो रही थी कि दो बनाने हैं, उसमें बार उसमें क्वेश्चन अलग से पढ़ाया हुआ है, x = कांस्टेंट और y = कांस्टेंट। डिफिकल्टी कैसे हो रही थी? क्वेश्चन नंबर 15 में वैसा ही है। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था। डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, एक लाइन हो जाएगी x = 10 और एक लाइन हो जाएगी x = -2। कितना इनके बीच में डिस्टेंस हो जाएगा? 12। 10 और -2 के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। x = 10 ऐसा बन जाएगी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस 10, 0 से। x = -2, -2, 0 से कितना डिस्टेंस हो गया इनके बीच में? 12 का 10 यूनिट। यहाँ ये 10 हो गया और यहाँ से यहाँ 2 हो गया। 10 और 2 दोनों मिलके हो गए 12। क्लियर है? कोई और डाउट रह रहा है किसी का? तो मुझे 9 समझ नहीं आया, वापस से समझा दीजिए एक बार। कौन सा? 9 हम पूछ रहा है दिव्यम। 9 में अपोजिट एंगल्स इक्वल है ना, तो दोनों को बस इक्वल लिख दो। 2x - 8 = 3y + 22। खत्म, इक्वेशन बन गई।
एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी। तो ये मत सोचो कि तुम्हें वैल्यू निकालनी है, बस इक्वेशन बनानी है और ग्राफ बनाना है। मैंने तो सोल्यूशन निकाले थे ग्राफ बनाने के, ग्राफ बनाने के दो सोल्यूशन तो खुद से निकालते हैं ना। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? नो डाउट सर। ठीक है, तो हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम एक और चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे, इसके बाद आज ही हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, कल उसके डाउट्स डिस्कस करके वो चैप्टर भी क्लोज कर देंगे। हमारे चैप्टर, हमारे सिलेबस में सबसे इजी चैप्टर्स में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 3 है। 9th में इसमें सिलेबस में कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सा है, हमने क्लास 8 में ही पढ़ रखा है। आई डोंट नो इतना कम क्यों रखा है इन्होंने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हमारे सिलेबस में सिर्फ पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट निकालना है, दैट्स इट। तो जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, याद करो मैंने कुछ लाइन और प्लेन की बात की थी। अभी फिर से थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं जो लोग भूल गए, कि अगर हमारे पास सिर्फ एक डायरेक्शन होता है तो हम उसको बोलते हैं वन डायमेंशन। और वन डायमेंशन क्या होता है ज्योमेट्रिकली? एक लाइन होती है, दिस इज वन डायमेंशन। हमें सिर्फ एक डायरेक्शन मूवमेंट करने की फ्रीडम है, तो हम एक लाइन में मूव कर सकते हैं, इधर चले जाएंगे या वापस आ जाएंगे, दैट्स इट। ये हो गया वन डायमेंशनल फिगर व्हिच इज अ लाइन। अगर 2 डायमेंशन दे दिए जाएंगे तो हम प्लेन में मूव कर सकते हैं, जैसे एक राइट लेफ्ट और एक अप डाउन। तो इन डायरेक्शन की हेल्प से मैं इस बोर्ड के किसी भी पॉइंट पे पहुंच सकता हूं, मैं बोर्ड से बाहर नहीं निकल सकता हूं। कोई कहे कि यहाँ आ जाओ, जहाँ मेरा हाथ है, सिर्फ इन दोनों डायरेक्शन में मूव करते हुए नहीं आ सकता। मान लो कोई चींटी है, सिर्फ 2 डायरेक्शन उसको दी गई फ्रीडम की है, तो यहाँ मूव कर ले या ऊपर मूव कर ले, तो इस बोर्ड से बाहर नहीं आ सकती है। तो 2 डायमेंशन में बनता है एक प्लेन। क्या बनता है? प्लेन। अगर तीनों डायमेंशन दे दिए जाए, एक डायरेक्शन बोर्ड के बाहर वाला हो जाएगा, अंदर बाहर जो अभी हमें दिख नहीं रहा है, तो ये बनता है 3 डायमेंशनल स्पेस। जैसे जहां तुम रूम में बैठे हो, दैट इज 3 डायमेंशन, आगे पीछे, राइट लेफ्ट और ऊपर नीचे। भले तुम मूव नहीं कर पा रहे हो, एक मच्छर को सोच लो, एक मॉस्किटो तीनों तरफ जा सकता है, राइट लेफ्ट, आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे, तो 3 डायमेंशन में स्पेस बनता है। ऑल्दो हमारे सिलेबस में भी सिर्फ 2 डायमेंशन है, और वो भी हमें बताना है सिर्फ पोजीशन ऑफ पॉइंट। अभी मान लो कि मुझे इस बोर्ड पे किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी है, तो मैं कैसे बताऊंगा? कोऑर्डिनेट। मैथमेटिक्स अगर नहीं लगा तो उंगली से दिखा दूं कि वो पॉइंट, उसमें लगता है कंप्यूटर में बोलूं यहाँ जाओ, कुछ चश्मा वाला उधर चले जाएंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स। हाँ, बेसिकली आई नीड टू कम अप विद द सिस्टम जो मैथमेटिकली करेक्ट हो, कि मैं एग्जैक्टली बता सकूं कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए तरीका क्या निकाला गया? तो मैं बोर्ड के कॉर्नर दिख रहे हैं, लेट्स सी, कॉर्नर दिख रहा है ना? यस सर। तो क्या बोलते हैं? बता के देखो क्या? एज। एज नहीं, एज तो वैसे होगा, इसको सर हिंजेस। चलो ठीक है, वर्टिकल एज बोल लेते हैं। तो अगर मैंने बता दिया कि मैं बोर्ड में एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो इस वर्टिकल एज से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है, तो क्या तुम उस पॉइंट पे पहुंच सकते हो एग्जैक्टली? नहीं सर दूसरा नहीं कोऑर्डिनेट पहुंच सकते हो। कोई ऐसे बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, कोई कहेगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट के डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, कहेगा उसने इस बार यहाँ देख लियो कि मैंने पूरे एज से बताया है, तो एज से बहुत सारे पॉइंट है। कोई कहेगा हम यहाँ आ जाएगा, कोई यहाँ आ जाएगा, क्या ये सारे पॉइंट ही वर्टिकल एज से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे आ जाएंगे? यस सर। एग्रीड? यस सर। ये सफिशिएंट नहीं है, तो फिर एक इंफॉर्मेशन और दी गई, क्या? कि वो पॉइंट बॉटम एज से 6 यूनिट के डिस्टेंस पे है। अगर सिर्फ बॉटम एज से 6 यूनिट की डिस्टेंस देखी जाए तो वहां भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बॉटम से 6 यूनिट, मान लो ये आ गया पॉइंट, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, बेसिकली बहुत सारे पॉइंट बॉटम एज से 6 यूनिट के डिस्टेंस पे आ जाएंगे। इस लाइन पे पढ़ने वाला हर एक पॉइंट बॉटम एज से 6 यूनिट के डिस्टेंस पे है, लेकिन जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, ऐसा पॉइंट जो लेफ्ट वाले एज से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे हो और बॉटम वाले से 6 यूनिट के डिस्टेंस पे हो, ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। एग्रीड?
तो हमने कहा अगर हम ये दो बातें बता दें, एक डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट वाला एज और डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम वाला एज, तो हम किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। इन्हीं डिस्टेंसेस को हमने कोऑर्डिनेट्स का नाम दे दिया, ठीक है। तो हमारे बोर्ड में तो हमने एज ले लिया था, बट इन जनरल हम अपने कॉपी पे या प्लेन पे क्या लेंगे, जो फिक्स लाइन है, जो वर्टिकल लाइन होगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इनको हमने बोला एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, ठीक है। तुम्हें से ऑलमोस्ट सब कुछ पहले से पता है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन फिक्स की गई उसको बोला गया एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन फिक्स की गई उसको बोला गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम जो डिस्टेंस की बात कर रहे थे बोर्ड के कॉर्नर वाले स्लैब से, अब हम डिस्टेंस की बात इन दोनों एक्सिस से करेंगे। ये दोनों एक्सिस जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट माना गया, कि यहाँ पर शुरुआत हो रही है, उसको बोला गया ऑरिजिन, यस सर। ठीक है। तो ऑरिजिन की इसके डिस्टेंस एक्स और वाई एक्सिस से कितनी है, तो ऑरिजिन एक्स एक्सिस से भी 0 डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से भी 0 डिस्टेंस पे है। हमने इसको बोल दिया कि इसको हम रेफर करेंगे 0,0, ठीक है। तो अभी देखो दो चीजें आ गई हैं, दो पॉइंट आ गए हैं, इनको हमने बोला कोऑर्डिनेट। अब मैं किसी भी पॉइंट की पोजीशन को कोऑर्डिनेट से ही बताऊंगा, ठीक है। ध्यान रखो हर एक पॉइंट को बताने के लिए दो कोऑर्डिनेट मैंडेटरी हैं। तो ये नहीं कहेगा कि हाँ वो पॉइंट पे है उसका वो 3 है, 3 कभी नहीं बोलना है, हमेशा दोनों कोऑर्डिनेट बोलने हैं, भले ही दूसरा कोऑर्डिनेट 0 हो बट वो है तो कोऑर्डिनेट ना। सर अगर बट 3 रहेगा तो फिर दूसरा तो 0 अपने आप हो जाएगा। नहीं, अपने आप वो सिस्टम ही गलत है, अपने आप थोड़ी ना मान लेना ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बोला है तो 0 मान लेंगे। तो मैं दोनों डिस्टेंसेस बतानी है कि x से कितनी है और y से कितनी है, ठीक है। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को बोला गया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अब इनका डिस्टेंस वाला फंडा उल्टा है, जो x कोऑर्डिनेट होता है वो डिस्टेंस होता है y एक्सिस से, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो डिस्टेंस होता है x एक्सिस से। और नॉर्मली ये है कि जो मोमेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस उसी को x कोऑर्डिनेट बोला गया है, कि x के डायरेक्शन में हम कितना चले। जब तुम x के डायरेक्शन में चल रहे हो तो तुम y एक्सिस से दूर जा रहे हो, दिख रहा है। अगर तुम x में चलोगे तो दूर जाओगे y से, अगर तुम y में चलोगे तो दूर जाओगे x से। इसलिए डिस्टेंस वाली चीज उल्टी है, कि जो x कोऑर्डिनेट है वो y से डिस्टेंस है और जो y कोऑर्डिनेट है वो x से डिस्टेंस है, ठीक है। x एक्सिस से और y एक्सिस। समझ पा रहा? सिस्टम बहुत सिंपल सा है। कहते जाए कि यार मैं यहाँ से चलना शुरू किया ओरिजिन से, अगर दिमाग में रखो कि हम सिर्फ 2 डायरेक्शन में ही चल सकते हैं, तो राइट लेफ्ट चलेंगे तो टेढ़ा नहीं चलेगा, ठीक है। मान लो मुझे इस पॉइंट तक जाना है, तो क्या ऑप्शन है, पहले मोमेंट x में होता है इसलिए पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट बताया जाता है। तो मैं पहले हम x में चलना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। अब हम उसके जस्ट नीचे आ गए हैं, हमने कहा ऊपर चलना शुरू कर देंगे 1 2 3 और 4। हम पहुंच गए यहाँ पर, तो इस पॉइंट में पहुंचने के लिए x में चलना पड़ा 5 और y में चलना पड़ा 4। तो इस कोऑर्डिनेट को हमने बोल दिया 5, 4। समझ गए? सिंपल फंडा है, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, कोई कहने के यार बताओ ये कौन सा पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट की पोजीशन देती है कि पॉइंट बी है, क्या वैसे कोऑर्डिनेट बताओ। तो मैं ठीक है, बात वही है कि तो यहाँ तक पहुंचने के लिए x में कितना चलना पड़ा होगा, हमने एक परपेंडिकुलर खींच लिया x एक्सिस पे, इतना ही तो चलना पड़ा होगा x में यहाँ पहुंचने के लिए। और हमने देख लिया कि ग्राफ में पॉइंट कहाँ आ रहा है, मान लेते हैं पॉइंट आ रहा था 6 7 8 पे आ रहा था, तो x में 8 पे आ रहा है, तो हमने कहा y में कितना चलना पड़ा होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच लो, तो y में चलना पड़ा 4, तो x में चलना पड़ा 8, y में चलना पड़ा 4, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 8, 4। समझ गए? और 3 होना चाहिए ना, इसके ऊपर वाला भी तो 4 था। अच्छा, ठीक है 3 मान लो, मैं तो सब एग्जांपल चलता है, ठीक है। क्लियर है? सिंपल है ना? यस सर। फिर कुछ कन्वेंशंस बनाएंगे। कन्वेंशंस क्या बनाएंगे कि अगर देखो 2 डायरेक्शन है ओरिजिन से, या तो राइट चलोगे या लेफ्ट चलोगे,
तो राइट साइड को पॉजिटिव मान लिया गया और लेफ्ट साइड को नेगेटिव। तो अगर हम इस साइड चलेंगे x में तो उसको नेगेटिव डायरेक्शन देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। इस साइड चलेंगे तो पॉजिटिव। ऐसे ही अगर हम ओरिजिन से ऊपर चलेंगे तो y को पॉजिटिव मानेंगे और नीचे चलेंगे तो y को नेगेटिव मानेंगे। ठीक है? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, चलो यहाँ तक लिख लो पहले। देखो ये चैप्टर इजीएस्ट चैप्टर है, इसमें ये चैप्टर हो गया, एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन हो गया। इसमें मार्क्स एकदम फिक्स कर लो कि इसके मार्क्स कहीं नहीं जाने, डिफिकल्ट क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है इस पे। सर इसको ड्रॉ करना है बस। जितना तुम्हें काम का लग रहा है उतना लिख लो, ड्रॉ करना हो तो कर लो, एक बार समझने के लिए। ठीक है? अच्छा, इनके एक और नाम भी होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं। इस तरह पूछता, ध्यान याद करना पड़ेगा सबको, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये नाम में याद करने हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो वैसे भी आता है तो कि पहले ए आता है, पहले एक्स आता है तो एब्सिसा, और बाद में वाई आता है, बाद में ओ आता है तो वाई का ऑर्डिनेट हो गया। चैप्टर का नाम क्या है? क्या? चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो ऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर हाँ, सर एक्स कोऑर्डिनेट के बाद क्या लिखा है ब्रैकेट में सर? एब्सिसा, उसका दूसरा नाम है एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। ओके सर। एंड वाई सर कोऑर्डिनेट के बाद में ऑर्डिनेट। ओके। ठीक है? रिद्धि है क्लास में? यस सर। तुमने तो रिजल्ट गायब कर दिया था फोन से। हाँ? रिद्धि, यस सर। तुमने तो फोन से रिजल्ट गायब कर दिया था। नो सर, मैंने नहीं किया था। तो अपने आप हो गया था। सर मेरे को नहीं पता। सर मैंने पापा से पहले ही कह दिया था। अगर किया था तो ये सब हरकतें करना बंद करो, अगर किया था नहीं किया था तो कोई बात नहीं, परफॉर्मेंस इंप्रूव करो, इन सब बातों में ध्यान नहीं दो। लिख लिया तुमने? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अभी देखो हम ऑब्जर्व करें अगर, तो जो x और y एक्सेस है ये हमारे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 4। x और y एक्सेस हमारे प्लेन को 4 डिफरेंट पार्ट्स या 4 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है? तो इनको हमने बोल दिया है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट पढ़ा था ना, सर्कल का 1/4 पार्ट। यस सर। तो ऐसा ही यहाँ भी बोल दिया गया इसको क्वाड्रेंट, और इनको नाम दे दिए गए हैं। तो इसको बोल दिया गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ते हैं हम लोग। इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है? अभी देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो बताओ उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या कुछ नहीं कह। अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। ये पॉजिटिव। तुम इधर कहीं भी जाओगे, यहाँ भी, यहाँ राइट में जाओगे, यहाँ ऊपर जाओगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमेशा जो साइन होंगे कोऑर्डिनेट्स के वो होंगे दोनों के पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट बताना। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव सर नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट जाने के लिए तुम्हें एक्स पे नेगेटिव चलना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड चलना पड़ेगा, और वाई में तो ऊपर ही चलना है तो वो पॉजिटिव हुआ। तो सेकंड क्वाड्रेंट पढ़ने वाला हर एक पॉइंट इस फॉर्मेट में होगा।
उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का बताओ। x में भी नेगेटिव चलना पड़ेगा, लेफ्ट चलना पड़ेगा और नीचे चलना पड़ेगा, तो y में भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो क्या तुम किसी भी पॉइंट को देख के बता सकते हो कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा? चलो मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी सबको बताना है, ठीक है? 3, -5 फोर्थ क्वाड्रेंट, लिखने की जरूरत नहीं, ओरली करना है। -7, 3 -7, 3 फर्स्ट सर फर्स्ट भाई -7 फर्स्ट नहीं, -7 बोला ना, -7 के लिए लेफ्ट नहीं जाओगे। सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस बोला मैंने। -2, -4 थर्ड -2, -4 दैट विल बी थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव है। 4, 7 4, 7 फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव है। -7, 3 सर सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट, वेरी गुड, समझ गए ना पढ़ना? ठीक है, अभी बस यही है, पूरा चैप्टर हो गया। हाँ देखो एक आध चीजें और कैसे पूछ लेगा, अब कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है। कभी कभार दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पूछ लेगा, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में डिस्टेंस है वो वाली है जब एक कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, मतलब या तो दोनों का x सेम होगा या दोनों का y सेम होगा। जैसे वो कहेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3, 5 एंड 3, 8। 3, 5 कहाँ हो गया, मान लो यहाँ हो गया, और 3, 8 यहाँ हो गया। मैं बताएंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा एक कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो बताओ इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 3 होगी। x में तो कुछ चले ही नहीं है, y में सब यही, तो y को देख लो, y में डिफरेंस कितना है? 8 - 5 3 का डिफरेंस है। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा वो हमेशा सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज करेगा। तो तुम्हें जो दोनों का सेम है उससे मतलब नहीं रखना है, जो दूसरा वाला है उसको सबट्रैक्ट कर देना। सर डायरेक्ट आंसर लिख दें। क्या? सर डायरेक्ट आंसर लिख दें। क्या? हाँ आंसर लिख देना आंसर। चलो बताओ मुझे 2, 7 एंड -5, 7 इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? सर 7 इन दोनों के बीच का डिफरेंस, समझ गया? 7 तो फिक्स है, 7 में कोई फर्क नहीं है। 2 और -7 में डिफरेंस है 7 का, ठीक है? अब क्वेश्चन पूछा है कैसे, वो बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन कहेगा कि कोई एक कहेगा लड़का था, उसका नाम अनुज था, उसका घर था 2,0 पे, 2,0 पे उसका घर था। कुछ डायग्राम बना देगा। फिर कहेगा कि उसका स्कूल था यहाँ पे कहीं, जो था 3, 4, 5, 6, 7, 8,0 पे। फिर कहेगा कि प्लेग्राउंड था 8,5 पे। फिर कहेगा कि उसके दोस्त का घर था -2,5 पे। और ठीक है, तो है कि वो सुबह उठा, पहले वो स्कूल गया, पहले घर में था, घर से गया वो स्कूल, स्कूल से गया वो प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड से गया फ्रेंड के घर। तो बताओ उसने कितनी डिस्टेंस चली? ये सब करने में उसने कितने डिस्टेंस चली है? सारे डिस्टेंस ऐड कर लेंगे। होम से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है? 2,0 से 8,0 के बीच की डिस्टेंस 6 यूनिट चला होम से स्कूल। स्कूल से प्लेग्राउंड के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 8,0 से 8,5। x फिक्स है तो y में डिफरेंस 5 का है, तो स्कूल से प्लेग्राउंड के लिए 5 चला है। फिर प्लेग्राउंड से फ्रेंड के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 तो फिक्स है, 8 और -2 के बीच आ गया फिर 10। तो टोटल चला कितना? 6 + 5 +
10 to 21 यूनिट। कभी कभी यूनिट का वो भी देगा, स्केल दे रखा होगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर, कुछ भी दे देगा, अपने हिसाब से देख लेंगे वो तो क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये हमारे ग्राफ में चला 21 यूनिट और हमारे ग्राफ की 1 यूनिट है हाफ किलोमीटर, तो कितना चल लिया, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 21/2 किलोमीटर। समझ गए बात? समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बात है। और ऑर्डिनेट और एब्सिसा नहीं बोलना, कई बार इस तरह से पूछता है कि बताओ फाइंड द एब्सिसा ऑफ पॉइंट 4,8। 4 एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। फाइंड द डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ 6,2 7,9। Find the difference of ordinates of this point. 1,7. 2 और 9 का डिफरेंस 7 नहीं, सिर्फ ऑर्डिनेट का डिफरेंस पूछ रहा है। 1 क्यों बोल रहे हो? ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कभी नहीं बोलेगा, दो कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कहेगा फाइंड द डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट देखने हैं, 2 और 9 इनका डिफरेंस 7। समझ गए बात? अच्छा सर, मुझे लगा कि आप कोऑर्डिनेट्स बोल। अच्छा कोई बात नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे, कभी कभार ये डिस्टेंस में पूछ लेगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस 2 यूनिट। 2 यूनिट्स। हमेशा जाने को डिस्टेंस उल्टा होता है, x से डिस्टेंस पूछे तो y कोऑर्डिनेट बता दो। Find the distance of this point from y axis. 7 यूनिट। 7 समझ गए? ये सब कुछ हो गया इस चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। क्लियर है? सर इसका टेस्ट भी हुआ? टेस्ट अकेले इस चैप्टर का नहीं होगा, 3 और 4 का एक साथ होगा। सर एक बार आप मेरे को वापस ऊपर वाला पार्ट समझा सकते हैं? कौन सा पार्ट? सर दी अपर पार्ट जिसमें वो 1 सेंटीमीटर 0.5 किलोमीटर। ये तो ग्राफ में तो स्केल कर सकते हैं ना, क्या ग्राफ में तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, मान लो स्केल दे देंगे 1 सेंटीमीटर। डाउट वहां पर है जहां पर -2,5 एंड 8,5 है। उनके बीच का डिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे हो तो इनका डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? मैंने कहा एक कोऑर्डिनेट तो फिक्स होगा, दोनों में 5 फिक्स है, सिर्फ डिफरेंस निकालना है 8 और -2 का। 8 और -2 के बीच में कितना डिफरेंस है निकाल लोगे। ओके सर। ट्रैक कर जाएगा ना, 8 - -2 तो 8 + 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके। चलो होमवर्क में इसमें 3 एक्सरसाइज हैं, तीनों ही 5-5 मिनट की हैं, कर लेंगे। देख लो इसके सारे एक्सरसाइज कर लेंगे। टोटल 10 से 15 मिनट लगेंगे बस तुम्हें। वर्कशीट नहीं मिलेगी इसके, कुछ है ही नहीं इसमें, क्या वर्कशीट बनाए। ठीक है, ओके सर। चलो तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में इसके डाउट्स कर लेंगे, कुछ खास है नहीं। और अरे तो बहुत जल्दी सिलेबस हो रहा है, अगला चैप्टर क्या स्टार्ट करना है फिर? सर लाइन्स एंड क्वाड्रिलेटरल। लाइन्स एंड एंगल्स ही कर लेते हैं। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स भी तुमने अगर 8th में पढ़ा है तो फिर कुछ नया नहीं, 8th वाला ही सब कुछ है। एनीवे कर लेंगे हम लाइन्स एंड एंगल्स शुरू। ठीक है, चलो तो दैट विल बी ऑल। Till the next time, goodbye everyone. Have a nice day, enjoy, have fun. Bye bye all. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye guys. Bye sir. Bye.